हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, कंप्लीट लूसेंट जीके के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, इसमें हम उन सभी स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उनके लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे कि वही लेखक कहाँ से आए थे। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारी वीडियोस आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली बीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीते हुए युगों की घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या फिर राजनीतिक स्रोत। तो ऐसे स्रोत जो कि ऐतिहासिक युगों के बारे में जानकारी देते हैं या बीते हुए युगों के बारे में जानकारी देते हैं, उनको कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में प्राकृतिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तीसरा, साहित्यिक स्रोत एवं प्राकृतिक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जो कि लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, इतिहासकारों ने जो लिखे हैं वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। लेकिन प्राकृतिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो जो कि प्राकृतिक खुदाई में हमें मिलते हैं, जैसे कि मोहरें हैं, भवन हैं, स्मारक हैं, सिक्के, मूर्तियां, यहाँ तक कि नगर आदि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि नगर मिले हैं, चित्र हैं, गुहा स्थापत्य है। तो ये सारी चीजें जो लिखे हुए स्रोत हैं उनसे ज्यादा प्रमाणिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में प्राकृतिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। क्वेश्चन 3 है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वैदिक युग में हमको अ, वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? किस वेद में? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही हमको प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर पुराण। तो फ्रेंड्स, जो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, ये क्या है? ये वेदों के ही पार्ट हैं और पुराण इनसे अलग हैं। पुराण क्या है? ये दार्शनिक ग्रंथ हैं और ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो वेद होते हैं। तो जो श्रुति ग्रंथ हैं ये माने जाते हैं वेद, लेकिन पुराण को श्रुति ग्रंथ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता क्योंकि ये दार्शनिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, पुराण। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि वो विश्व में ही नहीं है? तो ऐसा दावा करता है महाभारत। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जो इस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में भी नहीं है। त्रिपिटक ग्रंथ किसके किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, बौद्ध से, सिख से या फिर हिंदुओं से? तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक का मतलब है तीन पिटक और तीन पिटक संबंधित हैं ये बौद्धों से, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीन पिटक में है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, बाणभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। तो फ्रेंड्स, जो मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है अ, ये राजा मिलिंद यानी इसको राजा मेनेंडर भी कहते थे, तो राजा मेनेंडर और नागसेन के बीच में संवाद है ये। प्रश्न इसमें किए गए हैं दोनों के बीच में।
तो ये नागसेन ने किए हैं, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कालिदास के मालवाग्नि मित्र की, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, वात्स्यायन के कामसूत्र की, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुवोक्कुरल की। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ पे हुए हैं चाणक्य, यानी जिनको कौटिल्य कहा जाता है, और उन्होंने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, वैसे ही इटली में हुए थे मैकाइवली। मैकाइवली के मृत्यु के 5 साल बाद एक किताब छपी थी, द प्रिंस उसी तरह की किताब है जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र है हमारे इंडिया के अंदर। तो इनकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकाइवली के प्रिंस की। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, या सामाजिक जीवन पर? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम नाम से इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जीवन से संबंधित होगा, नहीं। ये जो ग्रंथ है ये संबंधित है राजनीतिक नीतियों से। राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह की राजनीतिक नीतियां होनी चाहिए एक कुशल शासन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, या फिर राजतरंगिणी? तो राजतरंगिणी सही आंसर है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, या फिर वाल्मीकि? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार हैं कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, या भारवी? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर है, महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालवाग्निक मित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर अग्निमित्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट। विक्रम चरित के रचनाकार हैं, 16वां क्वेश्चन है, विक्रम चरित के रचनाकार हैं कल्हड़, बिल्हड़, या फिर वाल्मीकि, या फिर वेद व्यास? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, बिल्हड़। विक्रम चरित के लेखक हैं बिल्हड़। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, 18वां क्वेश्चन लेंगे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे वो थे नियारकस, एनासीक्रिटस, और एरिस्टोबुल्स। लेकिन हेरोडोटस इनके साथ नहीं आए थे, जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये इनसे पहले के इतिहासकार हैं। तो ये निराकस, एनास्क्रिटस और एरिस्टोबुल्स, ये तीनों आए थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं आई थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज ने, फाहियान ने, फेनसांग ने, या फिर इत्सिंग ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या फिर इंडिका? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ज्योग्राफिया की रचना किसने की है? हेरोडोटस ने, मैगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, या फिर प्लिनी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रैबो। ज्योग्राफिया के लेखक हैं स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्ट्रीज, नेचुरल हिस्टोरिया, या फिर ज्योग्राफिया, या फिर ज्योग्राफी? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है बी, नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी ने लिखी है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? हेरोडोटस ने, या फिर मैगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, या फिर अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने? तो दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, इसमें रोमन साम्राज्य से पूर्वी देशों के बीच में व्यापार की जो स्थितियां थी उस टाइम पे, उनका वर्णन किया गया है, और ये लिखी है अज्ञात यूनानी लेखक ने, ये जो कि मिस्र में रहते थे, मिस्र के निवासी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। फाइयान कहाँ का निवासी था? फाइयान था भूटान का, अमेरिका का, चीन का, या फिर बर्मा का? तो ऑप्शन सी सही आंसर है, चीन का निवासी था फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था?
चंद्रगुप्त फर्स्ट के, या फिर अशोक के, हर्षवर्धन के, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के? तो दोस्तों, फाहियान जो था यात्री, वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो फाहियान संबंधित है चंद्रगुप्त सेकंड से। यह हमें याद रखना है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था फेनसांग। फेनसांग जो चीनी यात्री है, वो आया था हर्षवर्धन के समय में। तो हर्षवर्धन से कनेक्ट रखना है हमें फेनसांग को। और 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? पाल साम्राज्य को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, या फिर सैन को? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पाल। पाल साम्राज्य को उसने कहा था रोहुमा। अल बेरुनी, अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अल बरूनी था महमूद गजनवी के साथ आया था ये। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में था ये अल बरूनी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता आया था दक्षिण अफ्रीकी देश मोरक्को से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मोरक्को। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय और सदाशिव राय। तो जो फारस का सुल्तान मिर्जा शाहरुख शाहरुख का जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। देवराय सेकंड। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम एएसआई भी कहते हैं शॉर्ट में, एएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को, जेम्स प्रिंसेप को, जॉन मार्शल को, या फिर मार्टिमर व्हीलर को? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसने खोजी थी? संत जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, ए कनिंगम ने, या फिर दयाराम साहनी ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। 1901 में, 1921 में, 1935 में, या फिर 1942 में? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। 1921 में खोज की गई थी किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, या आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, या ईश्वरी एवं ईश्वरी प्रसाद, या फिर आशीर्वाद लाल व रंगनाथ राव? और ऑप्शन डी है माधो स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो किन दो भारतीयों के नाम जुड़े हुए हैं इस स्थल से? तो जैसे हमने पीछे जाना, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों का नाम जुड़ा जुड़ा है इस सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इंचार्ज कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, या फिर कर्नल टॉड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के लिए प्रभारी थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स में क्या करा जाता है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है, ताल पत्रों का अध्ययन किया जाता है, या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ये इसमें किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है
न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत। 39वां क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य का उल्लेख मिलता है, या फिर मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए है, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी इसलिए इसका महत्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर के स्थित बोगास कोई से। 40वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, या फिर चार्ल्स मैडकॉफ, या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जिसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी। 41वां है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत व ब्राह्मी में, या फिर संस्कृत व ब्राह्मी में, पाली व ब्राह्मी में, या फिर हिंदी व ब्राह्मी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो लिखे गए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। 42वां क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय, द्विभाषीय का मतलब है ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकुना यानी कंधार से, या मनसेहरा से, कालसी से, या फिर कलिंग से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरेकुना यानी कि कांधार से। कांधार से ऐसे अभिलेख मिले हैं जो 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, ग्रीक और आरमाइक में। अशोक के मनसेहरा यानी जो कि पाकिस्तान में है, और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? जो पाकिस्तान में अभिलेख पाए गए हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किया गया है खरोष्ठी लिपि का। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? जैसे कि अब हिंदी को हम, हिंदी देवनागरी जो लिपि है उसको हम बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन वो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी, कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी, या फिर शारदा, या फिर खरोष्ठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि ऐसी थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे और लिखी जाती थी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो किसके संबंध में है? संकर्षण और वासुदेव के, या फिर संकर्षण, या फिर संकर्षण और प्रदमन के, संकर्षण, प्रदमन और वासुदेव के, या फिर केवल वासुदेव से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो है केवल वासुदेव से संबंधित। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, या फिर नासिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कलिंग कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यवन राजा मेनांडर द्वारा, या फिर शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, या फिर कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, कि भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में, एकदम यानी कंप्लीटली संस्कृत भाषा में लिखा गया था सबसे लंबा अभिलेख, वो किस राजा के द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन बी, शक क्षत्रप यानी शक राजा था ये, शकवंश का, रुद्रदामन, रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है रुद्रदामन के, अशोक के, या फिर राजेंद्र फर्स्ट के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन के। रुद्रदामन के अभिलेखों में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतम गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख में, या फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक
का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाछत्रप। महाछत्रप यानी महाराजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध होता है? एरंड के, गया के, नालंदा के या फिर प्रयाग के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग के। चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है प्रयाग के अभिलेख में, जो प्रयाग में अभिलेख पाए गए हैं उसमें। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का वर्णन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? जो प्रयाग से प्रशस्ति है अभिलेख, उसका जो लेखक है हरिसेन, वो किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का या फिर चंद्रगुप्त सेकंड का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का। मेहरौली जो कि दिल्ली में है, में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में या फिर सप्तम सदी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में इसका निर्माण किया गया था, दिल्ली स्थित मेहरौली स्तंभ का। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक की, चंद्र की, हर्ष के या फिर अनंगपाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इन चंद्र। चंद्र की स्मृति में ये अभिलेख है, स्तंभ है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? सबसे पहले भीतरगांव लेख में, बिलचड़ स्तंभ लेख में, एरंड अभिलेख में या फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एरंड अभिलेख में हमने सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र देखने को मिलता है। एरंड अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरंड अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। भानुगुप्त से संबंधित है एरंड अभिलेख। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। तो ये जो रवि कीर्ति था, ये किस शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन फर्स्ट का, पुलकेशिन सेकंड का, विक्रमादित्य फर्स्ट का या फिर विक्रमादित्य सेकंड का? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, इसके द्वारा लिखा गया है ऐहोल प्रशस्ति। नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, बंसखेड़ा अभिलेख से, गुम्फा अभिलेख से या फिर ह्वेनसांग के वर्णन से? तो इसकी जानकारी मिलती है ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ुदान लेख में या फिर हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? परांतक फर्स्ट ने, फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने? तो किसने किया था? ये किया था राजा राज फर्स्ट ने। राजा राज फर्स्ट ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर या फिर तंजौर से या फिर मणिमंगलम से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ 600 ईसा पूर्व से, 300 ईसा पूर्व से, कनिष्क के शासनकाल से या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था।
और 600 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ये था वैदिक युग। इंडिया के अंदर ये क्या था? वैदिक युग था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के, इंडो बैक्टीरियन सिक्के, सीथियन सिक्के, या फिर पार्थियन सिक्के। सबसे प्राचीन तरह के जो सिक्के हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने गए हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, या फिर गुप्त ने। तो ये चलाई हैं सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन ने। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, या फिर गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण ने। सर्वप्रथम अगर शुद्ध सिक्कों की बात करें तो कुषाण ने, लेकिन सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनती थी? सातवाहनों के समय में सीसा से, पोटीन से, तांबा से, या फिर स्वर्ण से? तो ये बनती थी सीसा से। सातवाहनों के टाइम में चलती थी शीशे के सिक्के। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, या फिर शुंगों ने? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी किसने? ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे सबसे पहले। नेक्स्ट। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, या फिर हिंद यवन काल में? तो सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे वो किए गए थे गुप्त काल में। किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं दिल्ली से, आगरा से, या फिर जयपुर, या फिर अरिकमेड़ू से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरिकमेड़ू से। सर्वाधिक रोमन सिक्के मिले हैं अरिकमेड़ू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, और खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका की जो शैलचित्र हैं, गुफाओं के चित्र हैं, वो उनके लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि, स्वर्णदीप, यवनदीप, या फिर प्रलय मंडलम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण भूमि। वर्मा को जाना जाता है स्वर्ण भूमि के नाम से। अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, या फिर कंबोडिया में? कहाँ पे स्थित है? तो अंकोर वाट स्थित है ऑप्शन डी, कंबोडिया में। पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? पिलनी ने जो किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लैटिन भाषा में। लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है चचनामा? तो ये लिखा गया है अरबी में। चचनामा लिखा गया अरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त जो थे, राजवंशी इतिहास थे, और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका काम था? ये श्रमण का, परिव परिव्राजक का, अग्रहारक का, या फिर मागध का? तो ये काम होता था ऑप्शन डी, मागध का। मागध। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। सुंगयुन भारत कब आया था? ये आया था 518 ईस्वी से लेके 522 के बीच। 518 से 522 के बीच। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमें प्राचीन
तम अभिलेख की जानकारी मिलती है वो हमारी लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेके और 1750 ईसा पूर्व तक है। तो उसी दौरान किया गया है महाभारत के युद्ध का जिक्र। ये किस उल्लेख में किया गया है, किस अभिलेख में किया गया है? पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 का नंदसा अभिलेख या फिर 238 का बड़वा अभिलेख, किसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख संबंधित है अशोक से, रुद्रदामन से, कनिष्क से या फिर समुद्रगुप्त से? तो रवातक अभिलेख संबंधित है ऑप्शन सी, कनिष्क से। कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने, मैगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या फिर एरियन ने? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया। किसने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? प्रियदर्शी ने, कोलन मैकेंजी ने या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने? यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो ये पढ़ा है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिने ओर लिखी जाती है? जैसे कि हमने बात की अभी, पीछे हमने जाना था, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता था उल्टा, दाएं से बाईं ओर। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।